हेलो दोस्तों, ऑफ टाइम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज कोशिका के भाग 6 पादप बनाम जंतु कोशिका की तुलना देखेंगे। संरचना, कोशिकांगों की उपस्थिति और दोनों के बीच मुख्य जैविक अंतर देखेंगे। पादप कोशिका की पहचान। हम कैसे पहचानेंगे एक पादप कोशिका है? तो पादप कोशिका की पहचान करने के लिए बाहर सेलुलोज की बनी मजबूत कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में मजबूत कोशिका भित्ति पाई जाती है जिससे इनका आकार निश्चित होता है। अब ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे रंग का हरित लवक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे में हरे रंग का हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। कोशिका के मध्य एक विशाल रिक्तिका होती है जो केंद्रक को एक तरफ धकेल देती है और तारक का अनुपस्थित होता है। यहाँ समझना है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। हरित लवक पौधे को हरा रंग प्रदान करती है, क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल के कारण, और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है कौन? हरित लवक। तो कोशिका के हरित लवक भी सिर्फ पौधे में ही होते हैं। कोशिका के मध्य में एक विशाल रिक्तिका होती है, ये भी पौधे में ही होते हैं। और तारक का है, जंतु कोशिका में होती है और यहाँ पे अनुपस्थित होती है। तो ध्यान रखेंगे, सेलुलोज पौधे में पाया जाता है, तो बाहर सेलुलोज की बनी मजबूत कोशिका भित्ति होती है जिनसे इनका आकार निश्चित होता है। प्रकाश संश्लेषण करता है तो हरित लवक अनिवार्य है। कोशिका के मध्य में एक विशाल रिक्तिका होती है जो केंद्र को एक तरफ धकेल देती है। अब यहाँ पर समझने के लिए बताया गया कि राइबोसोम एनिमल सेल में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है। लाइसोसोम एनिमल सेल में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है। पता है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आगे बढ़ेंगे। पीछे वीडियो 2 बना के रखे हुए हैं, आप उसे देखें, उसमें पूरा बताया गया है प्लांट सेल क्या है, किस में राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, वो सब पीछे बताया गया है। जंतु कोशिका की पहचान, एनिमल सेल को कैसे पहचानेंगे? जंतु कोशिकाएं अधिक लचीली होती है और इनका आकार अनियमित या गोल होता है। बाहरी आवरण केवल प्लाज्मा झिल्ली का होता है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति पूर्णतः क्या होती है? अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो पौधे में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पौधे में कोशिका भित्ति पाई जाती है। लवक भी नहीं पाए जाते हैं, अतः ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। लवक भी सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में पाए जाते हैं। और मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। हम गेहूँ खुद नहीं बना सकते, गेहूँ को, ना ही हम मक्का को खुद बना सकते हैं, ना खुद हम दालें बना सकते हैं। तो हम कुछ भी नहीं बना सकते, इसलिए अतः ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। कौन? तो मनुष्य ही जैसे ले लेते एग्जाम्पल में, नहीं बना सकते हैं। गाय नहीं बना सकते हैं, बिल्ली नहीं बना सकते, कुत्ता नहीं बना सकता। तो एनिमल सेल जो है, जितने भी जंतु कोशिकाएं हैं, वे सभी अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते हैं। रिक्तिकाएं बहुत छोटी, अस्थायी या अनुपस्थित होती है और विभाजन के लिए तारक का है यानी सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। यानी जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम क्या होता है? उपस्थित होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 5 मुख्य अंतर। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, यहाँ पर नहीं पाया जाता है। लवक पादप कोशिका में उपस्थित होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। रिक्तिका एक बड़ी केंद्र रिक्तिका होती है, कहाँ? पादप कोशिका। अनेक छोटी रिक्तिकाएं जंतु कोशिका होती है, नहीं के बराबर। तारक का यानी सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है निम्न पादपों को छोड़कर, यानी इसमें अनुपस्थित होता है कौन चीज? तारक का, और इसमें क्या होता है? उपस्थित होता है। संचित भोजन यानी भोजन क्या रहता है? जमा, कहाँ? तो स्टार्च के रूप में। पादप कोशिका में जमा रहता है, पादप कोशिका में भोजन किस रूप में? तो स्टार्च के रूप में, और जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। लेकिन अधिकतर यही पूछा जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ध्यान रखिएगा, जंतु कोशिका में संचित भोजन कहाँ किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। और पौधों में किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका चक्र के महत्वपूर्ण चरण, इन सबको जानते हैं। कोशिका विभाजन क्या है? सेल डिवीजन वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक मूल कोशिका
विभाजित होकर दो या अधिक नई संतति कोशिकाएं बनाती है। कोशिका विभाजन कहते हैं। मान लेते हैं ये कोई कोशिकाएं हैं, जब ये दो भाग में टूटती है तो यही विभाजन है। यानी ये पेरेंट सेल है और इससे जब टूटेगा तो मान लेते हैं ये डॉटर सेल बन गया, यही कोशिका विभाजन कहलाता है। तो वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा मूल कोशिका विभाजित होकर दो या अधिक नई संतति कोशिकाएं यानी डॉटर सेल का बनाती है, वह कोशिका विभाजन कहलाती है। यह जीवों की वृद्धि, विकास और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यानी समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? तो समसूत्री विभाजन इन माइटोसिस, इसकी खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में किया था। समसूत्री विभाजन का खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में किया। यह विभाजन हमारे शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है, सोमेटिक या बॉडी सेल्स में होता है। इसमें एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाएं बनाती हैं। एक पेरेंट सेल विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाएं बनाती हैं। गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। यदि मूल 2n है तो संतति भी 2n होगी, यानी गुणसूत्रों की संख्या भी क्या होती है? समान रहती है। और महत्व इसका क्या है? शारीरिक विकास और घाव को भरने के लिए। यहाँ पर ये ग्रुप डी रेलवे में घाव को भरने के लिए किस विभाजन का प्रयोग होता है? तो समसूत्री विभाजन का प्रयोग होता है। ये बहुत बार पूछा गया। और ये पूछता है समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका जब विभाजित होती है तो कितनी कोशिकाएं बनती है? तो दो समान संतति कोशिकाएं बनती है। तो ये भी बार बार पूछा गया है। दो समान संतति की कोशिकाएं बनती है जब समसूत्री विभाजन होती है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये दो है, एक समान संतति और ये घाव भरने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। इसकी खोज सर्वप्रथम फार्मर और मूर ने किया था। अंग्रेजी में फार्मर भी बोलते हैं। फार्मर और मूर 1905 में किया था। समसूत्री विभाजन का वाल्टर फ्लेमिंग 1882 में किया था और यह अर्धसूत्री विभाजन का फार्मर और मूर 1905 में किया था। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होती है, जर्म सेल्स या गैमेट्स में, जैसे शुक्राणु अंडाणु के निर्माण के समय होता है अर्धसूत्र विभाजन। इसमें एक मूल कोशिका विभाजित होकर चार संतति कोशिकाएं बनाती है। समसूत्री विभाजन में दो संतति कोशिकाएं बनती है और इसमें जब पेरेंट सेल विभाजित होती है इसमें जब एक पेरेंट सेल विभाजित होती है तो चार संतति कोशिकाएं बनाती है। कितने संतति कोशिकाएं बनाती है? चार बनाती है। सीधा याद रखिए, चार संतति कोशिकाएं बनाती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मान लेते ये चार बनता है, 1 2 3 और 4, चार संतति कोशिकाएं बनती है। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी। महत्व पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनाए रखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन जरूरी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। विभाजन की तुलना कि मियोसिस मायोसिस क्या है? समसूत्री विभाजन माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। स्थान कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कहाँ होते हैं? कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होती है? जनन कोशिकाओं में, रिप्रोडक्टिव कोशिकाएं में। पुत्री कोशिकाएं दो संतति कोशिकाएं इसमें बनती है और अर्धसूत्री में चार कोशिकाएं बनती है, चार संतति कोशिकाएं बनती है। गुणसूत्र की संख्या समान रहती है और यहाँ पर आधी हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर अनुपस्थित होता है, यहाँ पर उपस्थित होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को हम यहाँ से देखेंगे। करीब 1 से 15 तक क्वेश्चन है। मृत कोशिका की खोज 1665 में सबसे पहले किसने किया था? तो बताए थे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका का खोज किया था और ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। ल्यूवेनहॉक ने किसका खोज किया था? तो जीवित कोशिका का खोज किया था। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एबी ल्यूवेनहॉक ने किया था, यहाँ पर दिया हुआ है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था 1665 में। और ये ल्यूवेनहॉक ने कब किया था? तो 1674 में किया था।
स्लाइडेनर स्वान, ये कोशिका सिद्धांत दिया था। और केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यानी नई कोशिका जो है वह पुरानी कोशिका, यानी पूर्ववर्ती मतलब पुरानी कोशिका से बनती है। किसने बताया था? तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोशिका जो है वह पुरानी कोशिका से बनता है। निम्नलिखित में कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो विषाणु क्या है? अपवाद है। पढ़ चुके हैं, पीछे आप वीडियो देखिए, वहां पर सारा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ स्थित होती है? तो सीधे साइटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियाइड में उपस्थित रहते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप में सेलुलोज की बनी होती है। पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। और काइटिन की कहाँ बनी होती है? तो कवक की काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने वाला फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ये एईडीओ के एग्जाम में पूछा गया था। एईडीओ एग्जाम बिहार में ये क्वेश्चन आया था। फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस किया जाता है। राइबोसोम क्या काम क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना किसका काम है? तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और ये कहाँ पाया जाता है? तो आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? सुसाइड वेग। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम, पीछे अभी पढ़ा भी दिए कि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के से हरितलवक जिनसे पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायता होती है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र, केंद्रक को हम कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। रिक्तिका पौधे में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? किचन ऑफ सेल किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। हरित लवक को क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर कहते हैं। ये सब जितने भी कंटेंट हैं पहले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है सेल चैप्टर, उसमें देखिए पार्ट 1 पार्ट 2। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। कोशिका भित्ति केवल पौधा में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम यानी तारक काय करता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का निर्माण कौन करता है? तो सेंट्रोसोम यानी तारक काय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समसूत्री विभाजन हमारे शरीर की किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। और जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है। और माइटोसिस किसमें होता है? कायिक कोशिका में होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। रैपिड फायर वन लाइनर क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 से 50 तक वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कोशिका द्रव्य क्या है? साइटोसोल और उसमें घुले हुए तत्व है। एटीपी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में भाग में बनता है। और एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। कवक भित्ति किससे है? तो यह काइटिन की बनी होती है। कवक भित्ति कवक की को किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। आरसीबी में केंद्रक स्तंभधारियों की परिपक्व आरसीबी में अनुपस्थित। आरबीसी में केंद्रक
स्तनधारक कोई परिपक्व आरबीसी में अनुपस्थित होते हैं। आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। कोशिका कंकाल प्रोटीन नलिकाओं का ढांचा होता है। ट्रैफिक पुलिस का किसे कहा जाता है? गोल्जी का कोड ट्रैफिक पुलिस या पैकेजिंग केंद्र कहा जाता है। झिल्ली बनी होती लिपिड और प्रोटीन की दोहरी परत से। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन अंगों की कोशिकाओं में होता है। जीवाणु प्रोकैरियोट है, हाँ जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है। सबसे बड़ा अंगक कौन सा है? सामान्यतः केंद्रक सबसे बड़ा अंगक होता है। डीएनए कहाँ है? तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक में होता है। डीएनए कहाँ है? तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। सबसे छोटी इकाई तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। अर्धस्वायत्त अंगक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? तो रिक्तिका की बाहरी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। और ये पाचन केंद्र है, इसको हम पाचन केंद्र भी कहते हैं लाइसोसोम को, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम युक्त। असूत्री विभाजन अविकसित जीवों जैसे अमीबा बैक्टीरिया में असूत्री विभाजन होता है। अविकसित जीव जैसे अमीबा बैक्टीरिया जो एक कोशिकीय जीव है उसमें असूत्री विभाजन होता है। क्रोमेटिन क्या है? तो डीएनए और हिस्टोन का जटिल धागा क्रोमेटिन कहलाता है। रंगहीन लवक तो ल्यूकोप्लास्ट खाद्य संचयन करता है। ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जीव द्रव्य का खोज किसने किया? तो डुजार्डिन द्वारा, नाम पुरकिंजे ने दिया। राइबोसोम की खोज किसने किया? तो जॉर्ज पैलाडे 1953 में। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। जीन कहाँ होते हैं? तो गुणसूत्रों पर रैखिक रूप में जीन होते हैं। जीन कहाँ होते हैं? तो गुणसूत्रों पर, क्रोमोसोम पर रैखिक रूप में। प्रकाश संश्लेषण तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में प्रकाश अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन और लिपिड के रूप में रहता है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन और लिपिड के रूप में रहता है। आरईआर तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण व परिवहन करता है। क्यों? क्योंकि इसी पे राइबोसोम लगे रहते हैं। राइबोसोम यही पे रहते हैं, इसीलिए प्रोटीन का संश्लेषण व परिवहन होता है। केंद्रिका तो केंद्रक के अंदर राइबोसोम बनाने वाला स्थल केंद्रिका कहलाती है। श्वसन एंजाइम कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स और क्रिस्टी में श्वसन एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स और क्रिस्टी में श्वसन एंजाइम रहते हैं। सेंट्रियोल की रचना तो 9+0 माइक्रोट्यूबल व्यवस्था, ये कुछ अलग है। एसईआर का कार्य क्या है? एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी सतह हो गया, ऐसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक यानी चिकनी अंतः परद्रव्य जालिका। इसमें लिपिड, स्टेरॉइड का संश्लेषण होता है। क्रॉस और बसा का भी। क्रॉसिंग ओवर कहाँ है? तो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 में है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? तो वायरस, क्योंकि यह अकोशिकीय है, इसमें कोशिका नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ है? तो यह साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। क्रोमोसोम नाम वाल्डेयर द्वारा दिया गया। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का नाम किसके द्वारा दिया गया? वाल्डेयर के द्वारा। सबसे बड़ी पादप कोशिका तो एसिटाबुलेरिया, एक कोशिकीय शैवाल है। सबसे बड़ी पादप कोशिका एसिटाबुलेरिया, एक कोशिकीय शैवाल। तो अध्याय समाप्त हो गया है। हमने कोशिका की खोज को लेकर उसके विभिन्न अंगों, विभाजन प्रक्रिया और परीक्षण पूजन सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से पढ़ लिया। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफ टाइम एकेडमी। धन्यवाद। जय हिंद।